उकालो ध्रस दीर्घ पूता। उकालो ध्रस दीर्घ पूता जो सूत्र है वो 3 पद का सूत्र है। उकाला आच ह्रस्व दीर्घ प्लुता। उकाला में क्या हुआ है? समास हुआ। आच में ये प्रथमांत पद है। ह्रस्व दीर्घ पूता ये संज्ञा दल है, समस्त है, प्रथमांत है, ये भी है और संज्ञा दल है। उकाला आच ये क्या है? संगी दल है। ठीक है, 2 दल है इसमें, संज्ञा विधायक सूत्र ना है इसलिए 2 दल है इसमें, संज्ञा दल और संगी दल। किसकी ह्रस्व दीर्घ पुट संज्ञा होती है? तो उकाला आच की है। अब देखो उकाला हमें पहले समास करते हैं, तो उकाला हमें कैसे समास करेंगे? तो ऊ का काल के साथ क्या करेंगे? समास करेंगे। किसका? बहुव्रीहि समास करेंगे। ठीक भैया, ऊ का काल के साथ समास करेंगे तो विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह तो लौकिक विग्रह होगा उसका वह कालो यसी उकाला। लौकिक विग्रह क्या होगा? उकाला। वह कालो यस, ये क्या होगा? लौकिक विग्रह होगा। ठीक है भैया, ये जो वह है इसको थोड़ा सा जान लीजिए कैसे बनता है। तो वह जो है ऊ शब्द के बहुवचन का रूप है, जस का रूप है वह। कैसे बना? तो ऊ शब्द पहले ऊ है, बड़ा ऊ है, कैसे बना? तो देखो ऊ में 3 ठो ऊ समाहित हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। कै ठो ऊ समाहित हैं? 3 ठो उकारवा समाहित हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तीन इति त्रय उकारा तत्र संश्लिष्टा सन्ति, है कि नहीं? तत्र कथम तरहि तत्र प्रथमम उश्च ऊश्च ऊश्च अत्र द्वंद्व समासः प्रथम करणीय है। वह हमें पहले क्या करना है? द्वंद्व समास कर लेना। तीनों ऊ का पहले क्या कर लेंगे? इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लेंगे तो वह बनेगा। ठीक है, कैसे भैया? तो ऊसु ऊसु ओसु है। अब उस सु का क्या हो जाएगा? प्राइम संज्ञा सु का लू कुक होकर के क्या बनेगा? ऊ क्या? आप क्या करने? दीर्घ करने, ऊ को पहले दीर्घ कर लो तो ऊ बन गया, फिर उस ऊ का प्लुत ऊ के साथ भी क्या कर लो? दीर्घ कर लो, क्या बन गया? ऊ। अब इस ऊ से जस आ गया, यण होकर के क्या बन गया? वाह, है कि नहीं? ये वह बना। ये वह हमें ध्यान देना, 3 ठो ऊ समाहित है। ठीक है भैया, अब इस ऊ का जिसमें 3 ऊ समाहित है, ऐसे ऊ का क्या होगा? काल के साथ बहुव्रीहि समास होगा। क्या विग्रह होगा? तो अब चूंकि ऊ 3 है ना, बहुत है, इसलिए बहुवचन आ जाएगा। बहुवचन में क्या बनेगा? वह। तो वह कालो यस् इति उकालः, वह उकालः। ठीक है भैया, अब देखो वह कालो यस माने वह जस और काल सु है। वह सॉरी वह नहीं, ऊ जस काल सु, क्या ये होगा? ऊ जस काल सु। यहाँ बहुव्रीहि समास कर दो। काल में भी बहुवचन होना चाहिए, लेकिन जात्याख्या में कस्मिन् बहुवचनम तस्याम से क्या हो जाता है? एक वचन हो जाता है, जिससे एक वचन है। तो ऊ कालो, वह कालो यस इति ऊ काला, है कि नहीं? ऊ का काल के साथ क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो करके क्या बनता है? ऊ काला बनता है। ठीक है भैया, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊ काला का अर्थ क्या है? कहे समास तो हो गया, बहुव्रीहि समास भी हो गया। ऊ वह कालो यस्य अचः, अन्य पदार्थ जो है अच है, ध्यान देना। वह कालो यस्य अचः सा अच उकालः अच, है कि नहीं? अर्थात उकार के समान काल है, जिस अच का वह अच उकाल अच है, ये हिंदी में अर्थ हुआ। ठीक भैया, उकार के समान काल है, उस अच को क्या कहते हैं? उकाल अच कहेंगे, समझे कि नहीं? उस अच की क्या होती है? ह्रस्व दीर्घ पुरुष संज्ञा होती है। अब एक बात ध्यान दो, अब देखो उकाला का मतलब क्या है? उकाला का मतलब क्या है? क्या यार? तो देखो उकाला का मतलब देखो ऊ और काल, यानी ऊ है। अब थोड़ी ये समस्या है कि जो बहुव्रीहि समास होती है ना, बहुव्रीहि समास जो होता है वो कहाँ होता है? तो समानाधिकरणानां प्रथमान्तानां च बहुव्रीहि समासः होती है, समझ कि नहीं? समानाधिकरणानां बहुव्रीहि समासः होती। इतना आप बोलो, क्या बोलो जी? समानाधिकरणानां बहुव्रीहि समासः। बहुत बढ़िया, समानाधिकरणानां बहुव्रीहि समास। याद रखना क्या होती है? समानाधिकरणानां बहुव्रीहि समासः, यानी समानाधिकरणों की क्या होती है? बहुव्रीहि समास। सही है। समानाधिकरण मतलब होता है, समानाधिकरण का मतलब होता है समानम अधिकरणम यस्य इति समानाधिकरणम, है कि नहीं? यानी एक अधिकरण, एक के वाचक, एक अर्थ के वाचक, है कि नहीं? समान अर्थ वाचकत्वम इत्यावत, है कि नहीं? समान अर्थ के वाचक हो, एक अर्थ के वाचक। अब बताओ जो ऊ है वो किसका वाचक है? वर्ण का वाचक है। ऊ माने वर्ण ना, तो ऊ किसका वाचक है? काल किसका वाचक है?
काला समयो वेला वा, है कि नहीं? तो काल समय का वाचक है, समझे कि नहीं? किसका? समय का। तो एक ठो बताओ, काल समय है, एक ठो क्या है? वर्ण है। दोनों का दोनों एकार्थक हैं? दोनों एकार्थक हैं? क्या हैं दोनों? भिन्नार्थक हैं। बहुत बढ़िया। क्या है? तो दोनों क्या है? भिन्नार्थक। दोनों एकार्थक हैं? समानाधिकरण है यहाँ, तो बहुब्रीहि समास हो पाएगा? क्यों? क्योंकि बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? समासा भवति समानाधिकरणानां बहुब्रीहि समासः। समानाधिकरणों की ही क्या होती है? यहाँ समानाधिकरण नहीं, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास। तो कहे भैया कैसे होगा? ये प्रश्न हुआ, समझे कि नहीं? इति एषः प्रश्नः अत्र समागतः, है कि नहीं? ये प्रश्न यहाँ क्या हुआ? उपस्थित हुआ। तो उत्तर देते हैं भैया, अरे होगा बहुब्रीहि समास। कैसे होगा? क्या देखो, ऊ की लक्षणा कर देंगे। ऊ की क्या करेंगे? किस में लक्षणा करेंगे? सोच्चारणाधिकरण काल में लक्षणा करेंगे। कहाँ? कहाँ करेंगे? किसकी लक्षणा करेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, ऊ की सोच्चारणाधिकरण काल में कुछ लोग लक्षणा करते हैं और कुछ लोग सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में। कहाँ? अरे काल अथवा काल सदृश, एक कोटि बढ़ जाओ, सदृश जोड़ दो, हो गया। कुछ लोग कहाँ करते हैं उकार की? काल में अथवा। तो देखो, ऊ की लक्षणा कहाँ हो गई ओम प्रकाश भैया? सोचारणाधिकरण काल सदृश। सोचारणाधिकरण काल सदृश। तो सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में क्या हो जाती है? इसका मतलब ऊ का अर्थ अब क्या हो गया? केवल ऊ नहीं रह गया, अब ऊ का अर्थ इतना बड़ा हो गया। क्या हो गया? सोच्चारणाधिकरण काल सदृश। यानी स्व का मतलब हो गया ऊ, यानी कि उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। ये अर्थ हो गया। किसका? ऊ का कितना बड़ा अर्थ हो गया? सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में लक्षणा हुई स्व माने ऊ, यानी कि उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। इतना बड़ा अर्थ हो गया किसका? ऊ का। समझ गए ना? ऊ का अर्थ क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। फिर से बोलो। उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। ठीक है, उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश जी। उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। ठीक है, ये अर्थ हो गया किसका? बोलते करो, बोलते रहा करिए आप लोग हैं। बोलते बोलते रहने से क्या होता है? आपका विकास होगा, है? व्युत्पत्ति आती। तो क्या है? क्या अर्थ हो गया ऊ का? है कि नहीं? अब देखो एक बात ध्यान दो, ऊ का हो गया अर्थ उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। ऊ का अर्थ हो गया उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। और इसका अब देखो, ऊ का जो समानाधिकरण है वो कौन हो जाएगा? ऊ का समानाधिकरण काल के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊ का अर्थ भी क्या हो गया? उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। और उस काल के सदृश कौन हो जाएगा? काल है, ये है काल हो जिसका, है कि नहीं? उस काल के सदृश काल हो जिसका। तो इसका भी काल सदृश अर्थ हो गया। इस सदृश के साथ काल का अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा, जिससे समानाधिकरण बन जाएगा, जिससे यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझे कि नहीं? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिससे बहुब्रीहि समास हो गया, जिससे उकाला बन जाता है। कहे यार, उकाला बन जाता है। ठीक है, अब देखो उकाला का अर्थ अब क्या होगा, पूरा मिला करके बोलना। उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अच, है कि नहीं? साच उकालः अच। कहे यार, यानी कि उकारोच्चारणाधिकरण काल के सदृश है काल जिस अच का, उस अच को क्या कहेंगे? उकाल अच। उसको क्या कहें? उकाल अच। वही क्या है? उकाल अच। उसी की क्या हो जाएगी? रहस्य दीर्घ संज्ञा होगी। समझे कि नहीं? उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः। अरे वह कालो यस्य अचः, ऐसा कहते थे। और वह का मतलब हो गया क्या? उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः। आगे काला है ही, तो अर्थ क्या हो जाएगा? उकारोच्चारणाधिकरण काल कालः सा अच उकालः अच। क्या यार?
अब ध्यान दो, ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः साच क्रमेण ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञको भवतु, है कि नहीं है? वह अच की क्या होती है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात मान लो जो क्या है, अकारः है कि नहीं, क्या है? रामः कह दो, क्या प्रयोग करो? रामः। रामः में जो रा का आ है ना, वो बड़ा आ है ना, उसकी क्या करना है? दीर्घ संज्ञा करना है कि नहीं? उसकी क्या होगी? दीर्घ संज्ञा। क्यों होगी भैया? क्योंकि वो उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश है। अब एक बात और ध्यान दो, उकारा में तो उकारा में कितने ऊ हैं? तीनों, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो जैसे अभी तीनों को मिला के आप बोल रहे हो कि उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः, इसको आप एक एक करके बोलो। तीन बोल दोगे ना, उकारा माने एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः साच ह्रस्व संज्ञा का स्यात्, क्या यार? और द्विमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः साच, और त्रिमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः साच साच। देखो इसका मतलब तीन अर्थ बनेंगे, ध्यान देना है। एक मात्रिक उकारोच्चारण, अब हम सामान्य शॉर्टकट में कहना हो यदि जल्दी से, तो क्या संक्षेप में तो केवल इतना ही कह दो, उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः साच क्रमेण ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा भवतु। उसको सुस्पष्टतया और कहना है तो क्या कहोगे? चूंकि वहाँ ऊ में तीन ऊ हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार, तो क्या कहोगे? एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः साच ह्रस्व संज्ञा का स्यात्, द्विमात्रिक उकारोच्चारण, ऐसे बोल लोगे ना? हाँ तो बोल के दिखाओ ना। हाँ, एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण कालः काल सदृशः कालः यस्य अचः सा अच ह्रस्व संज्ञकः स्यात्, द्विमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल। कालो काहे बोलते हो? कारो बोलो ना यार, उकारो ना है। हाँ बोलो। द्विमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण कालः सदृशः कालः यस्य अचः सा अच दीर्घ संज्ञकः स्यात्, त्रिमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः सा यस्य अचः सा अच प्लुत संज्ञकः स्यात्। समझ गए कि नहीं? हाँ, नमन जी है हमारे, नमन जी भी बोलेंगे तड़। हाँ, एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः सा अच ह्रस्व संज्ञकः स्यात्, द्विमात्रिक उकारो उच्चारणाधिकरण काल सादृश्य कालः कालः यस्य अचः सा अच दीर्घ संज्ञकः स्यात्, त्रिमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः कालः यस्य अचः सा अच साच होगा ना? सा अच कि साचा होगा? सा अच होगा। और यस्य अचः होगा कि यस्य अच होगा? यस्य अचः। हाँ बहुत बढ़िया। तो यस्य अचः और सा अच यार प्लुत संज्ञा का स्यात्, सा अच प्लुत संज्ञा का स्यात्, ठीक है? ऐसे बोलोगे ना जी? अरे कहो, बोल लोगे ना जी? बोलोगे तो बोलो जी, ना बोलो तो बोलो नहीं जी। बहुत बढ़िया। चलो तो क्या हुआ, बोलोगे। अब क्या हुआ? अब इसका मतलब देखो, राम में हमने क्या कहा था, बड़ा रेप उत्तरवर्ती जो बड़ा आ है ना, उसकी क्या करना? दीर्घ संज्ञा करना। कैसे करोगे? तो देखो, द्विमात्रिक ऊ को पकड़ लो, द्विमात्रिक। अब उस ऊ के उच्चारण में जितनी मात्रा लगती है, तो द्विमात्रा लगती है क्या यार? तो जितनी उच्चारण में जितना काल लगता है कि नहीं? तो द्विमात्रिक के उच्चारण का जो अधिकरण काल है कि नहीं, द्विमात्रिक जो ऊ, उसके उच्चारण में जितना जो काल लगता है, काल माने समय, क्या यार?
तो द्विमात्रिक उच्चारणाधिकरण जो काल, उसी के समान काल है किस अच का, उस वाले रेफ उत्तरवर्ती जो बड़ा आ है उसका है कि नहीं है काल, उतना ही काल है ना, उसके भी उच्चारण में उतना ही काल लगता है ना कि ज़्यादा काल लगेगा। अरे द्विमात्रिक ऊ का जितने द्विमात्रिक ऊ के उच्चारण करने में जितना समय लगेगा, जितना काल लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उतना टाइम किसमें लगेगा, राम के रेफ उत्तरवर्ती जो आकार है उसके भी उच्चारण में उतना ही समय लगेगा ना। अतः वो जो आ है रेफ उत्तरवर्ती आ है वो कैसा आ है, उकारोच्चारण द्विमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्याचा कौन हो गया, यस्याचा कौन हो गया, रेफ उत्तरवर्ती आकार रूप है कि नहीं, अच सा अच किम भवति दीर्घ संज्ञा का भवति है कि नहीं, वो अच क्या हो जाएगा, दीर्घ संज्ञा। इसी तरह आप सभी जगह कर सकते हो। ठीक है भैया, एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश जो रहेगा उसकी रस संज्ञा हो जाएगी। और जो अच क्या होगा, द्विमात्रिक उकार के उच्चारणाधिकरण काल के सदृश काल होगा जिस अच का, उसकी क्या हो जाएगी, जो क्या होगा त्रिमात्रिक वाला रहेगा उसकी समझ गए ना। इस तरह आपको क्या कर लेना, सभी जगह घटा लेना है। बहुत अच्छा अर्थ है, इसको आप इस तरह से समझ में कर सकते हैं। ठीक भैया, तो ये हो गया उकाला का मतलब क्या यार। अभी और बहुत सारा है लेकिन अभी हम सामान्य में इतना बता रहे हैं। फिर अब आगे आया आज, आज क्या है, प्रथमांत है ही क्या यार। आगे क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुता। आगे क्या है, अब देखो ह्रस्व दीर्घ प्लुता जो है समास हुआ इसमें। अब कोई पूछा भाई कौन सा समास हुआ है, कहा द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ, कहा द्वंद्व समास हुआ। तो कौन सा द्वंद्व समास हुआ, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ कि समाहारक द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ, कहा भैया इसमें कौन सा समास हुआ है, कहा देखो इसमें समाहारक द्वंद्व समास हुआ। कहा बताइए कोई भी कर दो, दोनों में कोई भी कर दो। कहा देखो समस्या ये है कि अगर इतरेतर योग द्वंद्व समास करोगे तो क्या होगा, तो इतरेतर योग द्वंद्व समास करोगे, जैसे एक ठो उदाहरण बता रहा हूँ आपको। राम कृष्ण श्याम, तीन ठो हैं, राम कृष्ण श्याम। तो रामश्चा कृष्णश्चा श्यामश्चा इति राम कृष्ण श्याम कई ठो हैं, बहुत हैं कि एक दो ठो हैं, इसलिए क्या होगा राम कृष्ण। समझ गए ना, ये बनेगा क्या बनेगा, तो रामश्चा कृष्णश्चा श्यामश्चा इति राम कृष्ण श्यामा है कि नहीं। तो रामश्चा कृष्णश्चा श्यामश्चा इति राम कृष्ण श्यामा। समझ गए ना। उसी तरह से आप इसमें क्या करोगे समास, ह्रस्वश्चा ह्रस्वश्चा दीर्घश्चा प्लुतश्चा इति ह्रस्व दीर्घ प्लुता। हाँ ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ह्रस्वश्चा दीर्घश्चा प्लुतश्चा इति ह्रस्व दीर्घ प्लुता। ऐसा होना चाहिए। अगर कौन सा समास करोगे, इतरेतर योग द्वंद्व समास। लेकिन ऐसा है, क्या है, क्या है बेटा, नहीं क्या है, प्लुता है, क्या है प्लुता। हाँ बहुत बढ़िया, क्या है प्लुता, क्या नहीं है, प्लुता, प्लूता नहीं कहो, प्लूता है। प्लुता। उस लुकरवा को क्या न कर दो यार, उसको न बढ़ा दो यार। इधर टेढ़ा तो इधर रहने दो, उधर साइड आए, लेफ्ट राइट मत करो यार। आए हाँ यार ओम प्रकाश तुम लेफ्ट राइट कर रहे हो भैया। हाँ तो क्या हुआ जान गए ना। तो ये है स्थिति। इसका मतलब कौन सा समास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं तो बहुवचन आता कह यार प्लुताह बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ कौन सा समास नहीं हुआ, इतरेतर योग द्वंद्व समास नहीं हुआ। इतरेतर योग द्वंद्व समास नहीं हुआ है। इसका मतलब इतरेतर योग द्वंद्व समास नहीं है। तो भैया कोई कहा अच्छा ठीक है तो समाहार द्वंद्व समास कर दो। कहा देखो उसका भी बता दे रहा हूँ। अगर समाहार द्वंद्व समास होता है ना तो एक वचन आता है। चूँकि समाहार नियम जान दो क्यों आता है। समाहार द्वंद्व समास में एक वचन होता है, नपुंसक लिंग हो जाता है। क्यों होता है नियम बता देता हूँ उसका। इतरेतर योग द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक लोग हैं, अरे बोलिए जी, एक लोग हैं नहीं। हाँ तो बोलिए नहीं, एक लोग हैं नहीं। कै लोग हैं, इसलिए आप भी सूर्यान जी बोल दिया करिए कभी कभी। आप एकदम गुस्साए ही खड़े रहते हैं यार, हैं आप एकदम गुस्साए रहते हैं यार, ऐसा मत रहा करिए। हाँ तो क्या हुआ, कै लोग हैं, तो देखो जब इतरेतर योग द्वंद्व समास हो चाहे
समाहार द्वंद्व समास, दोनों जगह समूह रहता है। क्या रहता है? समूह तो रहता है, ये समुदाय रहता है दोनों समास में। ध्यान, बस अंतर इतना है कि समुदाय रहेगा तो अवयव भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे बिना अवयवों के समुदाय बनेगा, इसका मतलब अवयव जरूर। हाँ, अब एक चीज ध्यान दो, जो समाहार द्वंद्व समास है ना, उसमें जो अवयव होते हैं वो अनुद्भूत होते हैं, तिरोहित होते हैं, समझे कि नहीं? और समुदाय क्या होता है? उद्भूत होता है, वही प्रधान होता है कि नहीं? मुख्य होता है। तो बताओ, समाहार द्वंद्व समास में कौन प्रधान होता है? समुदाय, समूह क्या होता है? प्रधान होता है। और इतरेतर योग द्वंद्व समास में समुदाय क्या होता है? गौण होता है, अप्रधान होता है, तिरोहित होता है, अवयव प्रधान होते हैं, वही मुख्य होते हैं। समझ गए कि नहीं? तो अब बताओ, अवयव कैसे होता है? एक होता है, जैसे ये समुदाय है, मान लो छात्रों का समुदाय है, ये समुदाय तो कैसे है? लेकिन इसमें अवयव। तो बताओ, जो समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो कौन प्रधान होगा? समुदाय प्रधान होगा ना। तो समुदाय कैसे होता है? इसीलिए क्या वचन आएगा? एक वचन आएगा कि बहुत वचन आएगा? समझ गए ना? और जब इतरेतर द्वंद्व समास करेंगे तो कौन प्रधान होता है? अवयव प्रधान होता है। अब बताओ, अवयव एक ठो होता है कि बहुत होते हैं? अगर दुई ठो है तो द्विवचन आएगा। अगर जैसे राम से कृष्ण से राम कृष्ण, राम कृष्ण दुई ठो है तो द्विवचन आ गया। और राम से कृष्ण से श्याम से बहुत हो गए तो बहुवचन आ जाएगा। क्या यार? तो अवयव जितने रहेंगे तब, अगर दुई है तो द्विवचन आएगा, बहुत है तो बताओ, द्विवचन बहुवचन आएगा कि नहीं आएगा? किस समय? और क्या वचन आएगा? एक वचन। क्यों आएगा एक वचन? क्योंकि समुदाय प्रधान होता है, वही विशेष होता है, वही मुख्य होता है, अवयव जो होता है वो गौण होता है। समझ गए ना? असनपुंसकम एक सूत्र है, उससे समाहारे द्विगुरुदंडश्च नपुंसकम स्यात्, है कि नहीं? इससे नपुंसक लिंग भी हो जाता है, समाहार वाला है भैया। तो ये तो उसका सिस्टम हमने एक सामान्य नियम आपको बता दिया है। ठीक भैया? अब देखो यहाँ क्या करोगे, अगर क्या कर दिए आप, जैसे एक चीज बताता हूँ, संज्ञा च परिभाषा च इत्यनयो समाहारा संज्ञा परिभाषम। क्या है? संज्ञा परिभाषा, उससे सु एक वचन आएगा सु, और उसको क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग है, आम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? संज्ञा। समझ गए ना? उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अगर समाहार द्वंद्व समास करोगे तो क्या विग्रह होगा? ह्रस्वश्चा दीर्घश्चा प्लुतश्चा इति एतेषां समाहारा। इति क्या बनेगा? ह्रस्व दीर्घ। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? तुम बोलो। ह्रस्व दीर्घ प्लुतम है कि नहीं? विग्रह क्या होगा? ह्रस्वश्चा दीर्घश्च प्लुतश्च एतेषां समाहारः ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। समझ गए ना? ये ह्रस्व दीर्घ प्लुतम, तो इसका मतलब है यदि समाहार द्वंद्व समास करोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। तो यदि समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनेगा। इतरेतर द्वंद्व समास करते हैं तो दोनों है, इनमें से दोनों कुछ नहीं है, तो भैया कौन सा समास हो गया? तो ध्यान दो, हुआ तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई है। अब कौन माने? तो देखो अंतर समझो। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो क्या करना पड़ेगा जिससे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बन जाए? इतरेतर द्वंद्व समास करेंगे तो क्या करना पड़ेगा जिससे क्या बन जाए? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बन जाए। क्या बन जाए? ह्रस्व दीर्घ क्या न बने? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः न बने, प्लुतम न बने, ये सब क्या बन जाए? हमको बनाना क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये अगर समाहार द्वंद्व समास करेंगे, समाहार द्वंद्व समास करेंगे और फिर ऐसा क्या कर दें जिससे क्या बन जाए? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बन जाए, है कि नहीं? तो देखो समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो एक वचन तो आना ही है। क्या आना है? आता है ना समाहार द्वंद्व समास में एक वचन तो आएगा, ठीक है। अब लेकिन क्या प्राप्त है? नपुंसक प्राप्त है। किससे? स नपुंसकम सूत्र के द्वारा। किस सूत्र के द्वारा? सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है? नपुंसक लिंग प्राप्त है। उसका क्या कर दे? अगर बाद हो जाए, नपुंसक लिंग भर ना हो, क्या हो जाए? पुल्लिंग हो जाए, तब क्या हो जाएगा? सुहैया है, उसको ऋतु विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा? ह्रस्व दीर्घ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब समाहार
द्वंद्व समास यदि करेंगे तो हमें बस क्या करना पड़ेगा, किसको रोकना पड़ेगा? हाँ, बहुत बढ़िया। सा नपुंसकम सूत्र क्या है? सा नपुंसकम। इस सूत्र को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, इसको बाध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये अगर क्या करेंगे तो बन जाएगा ह्रस्व दीर्घ पुता, सौत्रत्वाद क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। और सु आता ही है उसको क्या हो जाएगा? सनपुंसकम को बाध करके क्या हो जाएगा? सौत्रत्वाद पुष्ट हो जाएगा। सौत्रत्वाद पुष्ट हो जाएगा। और सु है ही उसको क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? किस में, किस समास में? समाहारत। चलो अब अगर हम क्या करते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको? ह्रस्व दीर्घ पूतः बनाने के लिए क्या यार? तो देखो ह्रस्व दीर्घ पुरुष है, इतरेतर द्वंद्व समास कर दिए, क्या वचन आएगा? बहुवचन आएगा। किस सूत्र के द्वारा बहुवचन आएगा? बहुसु बहुवचनम। बहुत बढ़िया, बहुसु बहुवचनम। इस सूत्र के द्वारा क्या आएगा? बहुवचन आएगा। उसको रोकना पड़ेगा ना जबरदस्ती, उसको बांधना पड़ेगा ना, एक वचन करना पड़ेगा। किस सूत्र से? एक वचन किसे आएगा? हाँ, इस सूत्र से क्या आ जाएगा? एक वचन। तो हमको किसको बांधना, इसका मतलब इतरेतर द्वंद्व में किसको बाध करना पड़ेगा? इस सूत्र का बाध करना, समझ गए ना? तो इतरेतर द्वंद्व समास करते हैं तो बहुसु बहुवचनम इस सूत्र का बाध करना पड़ेगा, है कि नहीं? और यदि समाहार समास करते हैं तो इस सूत्र का बाध करना पड़ेगा। अब हमको ये जानना है कि इन दोनों में से किसका बाध करना ठीक रहेगा। क्या यार, किसका बाध करना उचित है कि नहीं? तो देखो ये जो बहुसु बहुवचनम ये शास्त्र है, अपूर्व शास्त्र है। क्या है? क्या है? है कि नहीं? और जो सनपुंसकम सूत्र है ये लिंग विधायक शास्त्र है। क्या है? लिंग विधायक शास्त्र है। क्या है? लिंग विधायक शास्त्र। अरे नपुंसक लिंग करता है तो लिंग विधायक ना है, क्या करता है? तो लिंग विधायक शास्त्र है कि नहीं है? तो कौन है बेटा लिंग विधायक शास्त्र? तो सनपुंसकम क्या है? लिंग विधायक। और जो बहुसु बहुवचनम क्या है? अपूर्व संख्या विधायक सूत्र है। क्या यार? तो ये अपूर्व शास्त्र है। कौन सा? बहुसु बहुवचनम। और सनपुंसकम लिंग विधायक सूत्र है। कौन सा यार? नपुंसकम। बहुत बढ़िया। और सूत्र ठीक कौन सा है? बहुसु बहुवचनम। ये क्या है? अपूर्व 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 संख्या आदि का विधायक है। बहुत संख्या में क्या करता है? बहुवचन लाता है। क्या यार? बहुवचन का विधान करता है। क्या यार? हाँ। अब इन दोनों में से किसका बाध करेंगे, का कितना किसका करना उचित है? तो देखो जो लिंग विधायक शास्त्र है ना, भगवता भाष्यकारेण उक्तम लिंग विधायकम शास्त्रम न कर्तव्यम। भगवता भाष्यकारेण किम उक्तम? भगवान भाष्यकार ने कहा है कि लिंग विधायक शास्त्रों को नहीं करना चाहिए। क्यों? लिंग तो लोक से सिद्ध है। कहेगी लड़की जाती है तो कोई यही कहेगा कि लड़का जाता नहीं कहेगा। क्या कहेगा? और लड़का जाता, शिवांश अगर जाएगा तो क्या कहेंगे? ये जाता, शिवांश जाता है। ये कहेंगे कि शिवांश जाती है। तो ये लोग से क्या, जो व्याकरण नहीं पढ़ा है को वो भी क्या कहेगा? जानता कि नहीं जानता? कौन जाती है, कौन ब्याह करेगा? कोई अनपढ़ आदमी हो, हर चलाने वाला हो तो लड़का से करा दे तो कर लेगा? नहीं करेगा। लिंग का उसको ज्ञान है। तो इसका मतलब है कि लिंग का ज्ञान किससे सिद्ध है? लोक से ही सिद्ध है। उसको बताने के लिए शास्त्र की जरूरत है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए भाष्यकार ने कहा लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वाल लिंगस्य। समझे कि नहीं? लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वाल लिंगस्य। लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वाल लिंगस्य। क्या कहा बेटा? लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। लोकाश्रयत्वाल लिंगस्य, है कि नहीं? बोलो। लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्यम। लिंगस्य, है कि नहीं? तो लिंगम अशिष्यम अर्थात लिंग विधायकम शास्त्रम न कर्तव्यम। लिंगम अशिष्यम का मतलब क्या है? लिंग विधायकम शास्त्रम न कर्तव्यम। लिंगस्य लोकाश्रयत्वात् लोक सिद्धत्वात्, है कि नहीं? ये भाष्यकार का है। अर्थात लिंग विधायक सूत्र को करने की जरूरत नहीं। वो लिंग किससे सिद्ध है? लोक से ही। तो अब बताओ सनपुंसकम सूत्र अपूर्व रहा? अरे वो लिंग का विधान करता है, वो तो अपूर्व रहा। वो तो किससे सिद्ध है? इसलिए उसको करने की जरूरत है? अपूर्व है वो। तो बताओ जिसकी जरूरत नहीं है, अपूर्व जो नहीं है, उसका बात करना ठीक है कि जो अपूर्व संख्या बहुत का विधान करता है उसका वो आवश्यक है? क्या यार? तो इसका मतलब बहुसु बहुवचनम
ठीक है, बात करना ठीक रहेगा बहुसुवचनम का कि उसका सनपुंसकम का? किसका बात करना ठीक रहेगा? बहुसुवचनम का बात करना ठीक रहेगा कि सनपुंसकम का बात करना ठीक रहेगा? इसका मतलब किसका बात करना उचित है? किसको बात करना उचित नहीं है? समझे, क्योंकि सनपुंसकम जो है वह लिंग विधायक है और लिंग तो क्या है, लोक से ही सिद्ध है, इसलिए उसका बात करना ही ठीक है। जो सिद्ध है उसी का बात करो, जो असिद्ध है, जो अपूर्व है, उसका बात करना ठीक नहीं है। इसका मतलब बहुवचनम का बात करना, किसका बात करना है? सनपुंसक। तो इसका मतलब कौन सा समास करेंगे? यहाँ पे कौन सा समास करेंगे? समाहारत द्वंद्व समास करेंगे। और सनपुंसकम का क्या कर देंगे? बात कर देंगे। सौत्रत्वाद क्या हो जाएगा? पुंस्त हो जाएगा। और सु आता ही है, और सु का क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग, जिससे क्या बन जाएगा? रस दीर्घ, रस दीर्घ, रस दीर्घ प्लुतः, यह बन जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि रस दीर्घ प्लुतः में समाहारत द्वंद्व समास हुआ। कोई पूछे भैया सनपुंसकम से नपुंसक लिंग क्यों नहीं हुआ, तो क्या बता दोगे? इसका बाध हो जाता है। ठीक है भैया, लिंग शास्त्र बाध कल्पना अपेक्षा लिंग बाधस्य औचित्यात्, है कि नहीं? तो शास्त्र बाध की अपेक्षा लिंग बाध करना ही ठीक है। इसलिए बहुसुवचनम इस शास्त्र बाध की अपेक्षा सनपुंसकम इस लिंग का बाध करना ही उचित है। इसलिए सनपुंसकम लिंग को बाध करके सौत्रत्वात् पुंस्त हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा? रस दीर्घ प्लुतः बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से रसोपचम समास हो जाता है। ठीक है भैया, तो आज इतने पढ़ाते हैं।